हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। बेटा जल्दी से ज्वाइन करें, सब लोग जल्दी से ज्वाइन करिए बेटा। चलिए बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ बातें पढ़ी थी और इसमें बहुत बेसिक बातें पढ़ी थी। हम लोगों ने होमोलिसिस के बारे में सीखा था और हेट्रोलिसिस के बारे में सीखा था। होमोलिसिस से हमारे जो इंटरमीडिएट बनता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्री रेडिकल बोलते थे। क्या बनता था? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता था। और अगर हम हेट्रोलिसिस की बात करें या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात करें तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हमारा क्या देता था हमको? कार्बोकैटाइन बनाता था और कार्बो एनाइन बनाता था। तो आज हम लोग उन्हीं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों ने होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस में बनाए थे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर कार्बोनियम आयन, या हम इसी को बोल सकते हैं कार्बोकैटाइन। क्या बोल सकते हैं? कार्बोकैटाइन। इसकी बात करेंगे तो देखिए, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटाइन जो होता है वो कैसे बनता है? जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तब कार्बोकैटाइन बनता है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में बातें करते हैं। कार्बोनियम आयन, कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या होता है इसमें? कार्बन एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। देखिए, अगर बात करें कि ये कैसे बनता है, किस कंडीशन में बनता है, तो ये इस तरीके की कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? यहां पर आपके हाइड्रोजन हो सकते हैं या कोई कार्बन या एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। ये जो इंटरमीडिएट है आपका, जिसको हम कार्बोकैटाइन बोल रहे हैं, ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्सरी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोकैटाइन बनेगा। इसको हम लोग कार्बोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं और कार्बोकैटाइन के नाम से भी जानते हैं। कार्बन एटम जो होगा आपका बेटा, वो किस तरीके का चार्ज रखता होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। अच्छा बताइए, अगर हम इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों को अगर हम देखें तो बताइए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड। तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए कार्बन के ऊपर? टोटल बेटा यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। आपको सभी को क्लियर है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने कहां से लिखे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। बताइए, अगर 8 इलेक्ट्रॉनों से कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट में आता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। देखिए वही चीज लिखी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होगी। ये कैसी स्पीसीज होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होगी। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। आगे देखते हैं, कार्बन एटम पॉजेस 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ये कोई नई बात नहीं, हमने आपको अभी दिखाया कि 6 इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहे हैं इसमें। तो कार्बन जो होता है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए आगे देखिए, और ये जो कार्बन है अपना, कार्बोकैटाइन में इतनी ही बातें पढ़नी है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये आपका, एक सिग्मा बॉन्ड आपका ये हो गया बेटा, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। टोटल हुआ 3। तो कितने ऑर्बिटल्स फिल होंगे बच्चों? 3 ऑर्बिटल्स फिल होंगे, 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल। मतलब जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन एटम का। और इसका जब शेप की हम बात करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब 0 लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम के पास में, तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर भी इसको बोल सकते हैं। बताइए बेटा, बात क्लियर हुई? बेटा कैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए? ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये हाइड्रोजन से मान ले रहे हैं, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है, ये हाइड्रोजन से बना है ना, तो बताओ एक कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इससे। क्या मतलब? निकल चुका है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ में आए बेटा? अब ये हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग कर रहा है, इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स जिन 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है उन दोनों एटम्स के होते हैं, उन दोनों एटम्स में काउंट किए जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, इस तरीके से टोटल मिलाकर के हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा सिया समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए इतनी बातें सबको क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए फिर हम और आगे की बात करते हैं। ये जो कार्बोकैटाइन होता है इसके बारे में और हम लोग कुछ बातें करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम एल्काइल कार्बोकैटाइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एल्काइल कार्बोकैटाइन की बात कर रहे हैं। तो जो एल्काइल कार्बोकैटाइन होता है आपका, वो स्टेबिलिटी में हमेशा याद रखिएगा कि ये कैसा है? टर्सरी।
3 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको इस तरीके से। ये आपका कैसा है, सेकेंडरी 2 डिग्री बोल सकते हैं। ये आपका कैसा है, प्राइमरी 1 डिग्री बोल सकते हैं। ये आपका मिथाइल कार्बोकैटाइन। बेटा सबको ये बात समझ में आ रही है कि ये टर्सरी कार्बोकैटाइन क्यों बोला जा रहा है, ये सेकेंडरी क्यों बोला जा रहा है और ये प्राइमरी क्यों बोला जा रहा है। जल्दी से एक बात ध्यान रखिए, यहां पर अगर कोई कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी कार्बन, इस टाइम ये प्राइमरी कार्बन है। अगर ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी कार्बन है। अब कौन सा, सेकेंडरी। अगर ये कार्बन बच्चों 3 अदर कार्बन से जुड़ा है तो ये टर्सरी कार्बन है इस टाइम। बात समझ में आई। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इसलिए हुआ क्योंकि ये जो CH3 का होल थ्राइज C+ लिखा है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बच्चों हम बात करें तो क्या होगा, CH3 ये स्ट्रक्चर होगा इसका, ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमको किसका, टर्सरी का। बताओ ये कार्बन बेटा कितने कार्बन से, 1 2 3 अदर कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये टर्सरी हुआ। अगर इसकी बेटा हम बात कर लें तो ये होगा आपका CH3 CH और CH3 और इसके ऊपर होगा प्लस। तो बताइए ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी। और अगर इसकी बात करें तो ये तो आपको दिख ही रहा है CH3 CH2 प्लस, है ना। तो ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा है, 2 की 1 से जुड़ा है। तो इसीलिए ये हुआ आपका 1 डिग्री, ये हुआ आपका 2 डिग्री और ये हुआ बेटा आपका 3 डिग्री। बताइए अब समझ में आया, क्लियर बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे की कुछ और बातें करते हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है एल्काइल ग्रुप के लिए, वो हमेशा टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। हमें अभी ये बहुत सारी बातें पढ़नी है, क्योंकि इस पर हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं, जब आप मैकेनिज्म को, कार्बोकैटायन को, कार्बोएनाइन को और फ्री रेडिकल को अच्छे तरीके से समझे होंगे, रिएक्शन का नाम कैसे देते हैं ये सारी चीजें अच्छे से समझे होंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसीलिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि ये वाली बात जो इस टाइम पर हम बता रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह बार बार रिपीट होगी, बहुत बार रिपीट होगी। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए बेटा क्लियर, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। बताइए ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों एक्सेप्ट करेगा भाई, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इसके पास होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन हैं कितने, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो वही लिखा है, इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहां से करेगा, कहां से एक्सेप्ट करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कहां होती है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, कहां होती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। हाँ, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां से एक्सेप्ट करेगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, क्या बता रहे बेटा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान दीजिए, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं उनको बच्चों हम बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। और एक्सेप्टर कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर हम बात करें बेटा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की, किसकी बात करें, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो जो हमारा कार्बोकैटायन है वो किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। कार्बोकैटायन कैसा होता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। अच्छा अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनाइन या कार्बेनाइन पढ़ेंगे, तो कार्बेनाइन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वो क्या करेगा, लुईस
बेस की तरह काम करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो डोनर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, और लुईस बेस की तरह काम करेगा, बिल्कुल बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर? आगे चलें, इतनी चीजें क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी कीमत पर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल में दिया है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन यही वाला है आपका, अभी आप लोगों ने देखा था। ठीक, आगे चलिए, अब हम बात कर रहे हैं जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर क्या होता है, मतलब ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरऑल ऑर्डर कैसे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो पूरा ओवरऑल जो ऑर्डर होता है बच्चों, सबसे ज्यादा ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है। कौन है? ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर डाईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन होगा, फिर उसके बाद ट्रोपोलियम आयन होगा। कौन सा आयन? ट्रोपोलियम आयन। फिर उसके बाद ट्राईफिनाइल कार्बोकैटाइन, फिर डाईफिनाइल कार्बोकैटाइन, और फिर उसके बाद फिनाइल कार्बोकैटाइन। फिर इसके बाद में ये कौन सा है बेटा, बताओ ये कौन सा कैटाइन है, कौन सा कार्बोकैटाइन है? जल्दी से बताओ कोई, जिस पर हमने मार्क किया लास्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, कौन सा कार्बोकैटाइन है? बताओ भाई कौन सा कार्बोकैटाइन है? किसी ने बताया नहीं, बताओ भाई ये कौन सा है बेटा? ये एलाइल कार्बोकैटाइन है, ये एलाइलिक कार्बन होता है, एलाइल कार्बोकैटाइन है, एलाइल कार्बोकैटाइन। डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन होता है, उस पर लगा है प्लस चार्ज, तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकैटाइन, या एलाइलिक कार्बोकैटाइन की जगह पर एलाइल कार्बोकैटाइन बोल सकते हैं। ये कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन होगा और ये एलाइलिक कार्बोकैटाइन होगा। अब ये जो कार्बन है जिस पर प्लस लगा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है बच्चों, तो ये होगा आपका प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकैटाइन। क्या होगा? प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकैटाइन। हमें लग रहा है समझ गए होंगे, प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकैटाइन। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये आया ट्रोपोलियम आयन। कौन सा आयन? ट्रोपोलियम आयन। कोई जानता है कि ट्रोपोलियम आयन क्या होता है? बेटा देखो ध्यान दो, ट्रोपोलियम आयन जो होता है इसमें 7 कार्बन्स होते हैं। कितने कार्बन्स? 7 कार्बन होते हैं। ठीक है, यहां पर प्लस लगा है, बाकी जो है आपका इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलियम आयन। कौन सा आयन? ट्रोपोलियम आयन बोलते हैं। ठीक, ट्रोपोलियम आयन। बाकी ट्राईफिनाइल कार्बोकैटाइन तो आप समझ ही रहे हैं, इस तरीके का होगा, C6H5 का होल थ्राइस C+, है ना। डाईफिनाइल में क्या होगा, यहां CH+ हो जाएगा, ये C6H5 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और फिर फिनाइल कार्बोकैटाइन तो आप जानते हैं CH2+ हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद ये एलाइलिक कार्बोकैटाइन, फिर यहां पर आ जाइए बेटा, ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बोकैटाइन। एलाइलिक में कौन सा है बेटा? ये टर्सरी, फिर ये वाला सेकेंडरी, फिर ये वाला प्राइमरी, और फिर ये क्या है? मिथाइल कार्बोकैटाइन। उसके बाद ये कौन सा है बेटा, बताओ जल्दी से, ये कौन सा कार्बोकैटाइन है? विनाइल है। कौन सा है? विनाइलिक कार्बोकैटाइन, विनाइलिक कार्बोकैटाइन। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है आपका, जो पूरी ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो सकता है, वो ये ऑर्डर है आपका। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज करेक्ट, या अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपको बना बना करके दिया गया होगा, कभी कुछ दिया गया होगा, कभी कुछ, इसमें से फिर आपको इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको अरेंज करना है और अरेंज करके आंसर देना है। बच्चों बताओ जल्दी से, इतनी बात क्लियर हुई क्या आप लोगों को? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बोलिए बेटा, बात क्लियर है? आगे चलें। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने ये कंपाउंड जो भी हैं वो आपको सब बता दिए हैं, ठीक है? क्लियर, वेरी गुड। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग,
और आगे में अब हम लोग बात करते हैं कार्बेनाइन की। किसकी बात करेंगे? कार्बेनाइन की बात करेंगे। ठीक, अच्छा, इससे बात करने से पहले बेटा कार्बोकैटाइन के बारे में कुछ और थोड़ी सी बात करनी है हमको, कुछ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें बच्चों, कार्बोकैटाइन के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो किस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं आपको। देखिए, ये इस तरीके से जो कार्बन है, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन अटैच थे, है ना? 3 हाइड्रोजन अटैच थे। ठीक, अच्छा, इसके बाद में आपने ये देखा था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। अब इसके बाद में कार्बन के ऊपर यहां पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, और एक इसका जो ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके से कैसा होगा? खाली होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, खाली खाली होगा। तो इसको हम बोलते हैं ये वैकेंट है। खाली है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है ना? वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, इसमें जो ऑर्बिटल्स आपके भरे जा रहे हैं वो कौन कौन सा है? देखो, अगर हम बेटा बात करें तो ये आपका S और ये आपका P। P में कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। ये आपका S, ये आपका P में जो होता है PX, ये PY, और ये आपका PZ होगा। इतना क्लियर? चलिए, इतना क्लियर। अब बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। PX में कितने हैं? PX में, तो PX में इलेक्ट्रॉन छोड़ो, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं? बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, इस तरीके से। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने sp2 निकाला, तो S ये वाला, px और py ये वाले, तो बताइए इनको मिला करके हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला बच्चों? sp2। यहां पर जो ये pz ऑर्बिटल है ये कैसा है? वैकेंट है। कैसा है? वैकेंट है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? अनहाइब्रिडाइज्ड है ना? बात समझ में आई बेटा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कैसा है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए, हम इसको हटा रहे हैं बेटा, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जल्दी से आप उसको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन दिया जाए। चलिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, क्वेश्चन है बेटा आपका, नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड, नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन एलाइल कार्बोकैटाइन, इन एलाइल कार्बोकैटाइन, इन एलाइल कार्बोकैटाइन। एलाइल कार्बोकैटाइन में नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा? ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है बच्चों 1, थर्ड ऑप्शन है बच्चों 2 और फोर्थ ऑप्शन है बेटा 3। जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताइए बेटा। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया। आंसर दे रहे हैं 1, 2 और 3, इस तरीके के आंसर हमें मिल रहे हैं। 1, 2 और 3 ये आंसर हमें मिल रहे हैं। चलिए बेटा, देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखिए, एलाइल कार्बोकैटाइन सभी लोग जानते हैं ना कि कौन सा होता है बेटा। देखो, एलाइल होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। देखो, इसको पहचानो, यही एलाइल कार्बोकैटाइन है ना बेटा? ठीक, अब यहां पर क्या करना था? यहां पर ये करना था बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp2 निकाल पाओगे क्या? इसका निकालो, sp2 निकाल पाओगे क्या? और इसका निकालो, sp2 निकलेगा क्या? sp2 बेटा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड यहां होगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड यहां होगा और एक अनहाइब्रिडाइज्ड यहां होगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये आता है 3, इसलिए इसका आंसर होगा 3 और इसका ऑप्शन होगा 4th। समझ में आया? किसी को समझ में आई ये बात?
नहीं आया समझ में? जी समझ गए। चलिए बेटा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालना आता है कि नहीं आता है, जल्दी से बताओ एक बार। परसेंटेज एस करेक्टर निकालना आता है या नहीं? परसेंटेज एस करेक्टर निकालना आता है या नहीं? नहीं आता। बिल्कुल बेटा, हम बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लेते हैं ना आप, हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको हटा के फिर से बताते हैं आपको। देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन समझिए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पर अगर हम देखें तो टोटल बेटा कितने ऑर्बिटल्स हैं? टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल्स हैं। sp3, sp2, sp, ये हाइब्रिडाइजेशन। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं यहां? 4 ऑर्बिटल। यहां कितने हैं? 3 ऑर्बिटल। यहां कितने हैं? 2 ऑर्बिटल। बेटा यहां क्या करेंगे हम, अगर परसेंटेज एस करेक्टर निकालें तो बताओ इन 4 में कितने एस ऑर्बिटल हैं? एक एस ऑर्बिटल। और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? तो 1/4 इंटू क्या करोगे बेटा? 100। परसेंटेज निकलेगा कि नहीं? तो यहां कितना आ जाएगा? 25% एस करेक्टर। और बताओ बाकी का 75% क्या हो जाएगा? पी करेक्टर। निकाल पाए? बताओ बेटा, यहां पर देखो एक एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33.33% एस करेक्टर, है ना? अच्छा बताओ, यहां 2 ही ऑर्बिटल हैं, 2 में से क्या है? एक आपका एस है और बाकी आपका पी है, तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना 50% आ गया कि नहीं? 50% एस करेक्टर। बात समझ में आई? 50% एस करेक्टर। चलिए चलिए, बात समझ में आ गई। ये इस तरीके से हम लोग परसेंटेज एस करेक्टर निकालते हैं। इसी में बेटा एक बात हमको ये समझनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा परसेंटेज एस करेक्टर के। किसके? परसेंटेज एस करेक्टर के। अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से उसको सॉल्व करके आपको बताना है। ठीक है? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है बेटा? ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। इसका मतलब हुआ कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन क्या होगी? कम होगी। यहां पर सबसे कम स्टेबल कौन होगा? ये होगा। उससे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर उससे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम है। बेटा sp3 के नीचे 4 कहां से आया? देखो, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, टोटल कितना हुआ? 1 + 3 तो 4 हुआ। यहां पर 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। s में एक sp में एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल। सिया सिंह बेटा, याद समझ में आया? समझ में आया बच्चे? बेटा अगर आप लोगों को लग रहा हो कि वीडियो सही चल रही है, हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। हाँ, कसम खा के बैठते हैं आप लोग कि नहीं लाइक नहीं करना है आज। आगे चले बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of, arrange the following in decreasing order of, decreasing order of stability, stability के decreasing order में अरेंज करना है। चलिए फर्स्ट है आपके लिए, फर्स्ट है CH3CH2+, CH3CH2+, सेकेंड है CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH+, तीसरा है आपका
CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C+। चलिए जल्दी से अरेंज करिए इनको। अच्छा, उम्मे हबीबा भी क्लास कर रही हैं बेटा। कमेंट तो आपका एक भी नहीं आया इससे पहले। जल्दी से बच्चों अरेंज करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा अरेंज करके। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। अभी जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि परसेंटेज एज करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। किसी ने नहीं किया अभी तक आंसर? बताओ बच्चों। थ्री टू वन। अच्छा मंतसा बेटा सही से चेक करो जल्दी से। बाकी सब लोगों को आंसर नहीं मिल रहा क्या? हमें लग रहा है कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए होते तो अब तक परसेंटेज एज करेक्टर भी निकाल लिए होते, और परसेंटेज एज करेक्टर जो निकाले होते हैं आप उसी का इनवर्स करके आप क्या कर लेते, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना लेते। अगर किसी बच्चे को ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहां देखे जल्दी से, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान देना। लेकिन ये तरीका मैं सिर्फ ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के लिए बता रहा हूं, ठीक। ये आप ओवरऑल में अप्लाई मत कर दीजिएगा। ओवरऑल निकालने का तरीका अलग होता है, वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे तरीके से बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं उसको 1 मिनट में सीखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल रहे हैं और कार्बन के चारों तरफ, मतलब कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आता है बच्चों sp2। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है बच्चों sp। इससे सरल तरीका भी होता है क्या? बताओ भाई। मोहम्मद तबिश ने 231 बताया। नहीं बेटा 231 तो होने से रहा, नहीं होगा। यह हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। सामिया 312, नहीं ये भी नहीं होगा। बताओ भाई कौन सही आंसर देगा? किसी का अभी तक आंसर हमको नहीं मिला। 321। अच्छा 321 वाले बहुत हैं बच्चों, समझो अब बहुत गलतियां कर ली आप लोगों ने। गलतियां ऐसे नहीं की जाती हैं, ऐसे नहीं की जाती हैं बेटा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सिंगल बॉन्डेड है तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन इसका sp क्या आ रहा है? क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका? sp। इसका नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, इसका निकालोगे तो 2 आएगा, लेकिन हमें इसका नहीं, हमें हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालना है बेटा। किसका निकालना है? इसका निकालना है। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। सर इतना तेज तेज कैसे आप लिख दिए, हमको नहीं समझ में आया बेटा। हमने यहां बताया भी है आपको, बताया भी है हमने आपको। अच्छा बताओ इसमें बेटा परसेंटेज एज करेक्टर 25% है, इसमें बताओ परसेंटेज एज करेक्टर 33.33% है, और इसमें सर इसमें तो सबसे ज्यादा है 50% एज करेक्टर है ना, 50% है। अच्छा बताओ स्टेबिलिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एज करेक्टर, मतलब जिसका एज करेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, और जिसका एज करेक्टर सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो बताओ बच्चों क्या फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद सेकंड वाले की होगी, फिर इसके बाद थर्ड वाले की स्टेबिलिटी होगी? क्या किसी को ये बात समझ में आ गई? आ गई किसी को समझ में? अच्छा 1 2 3 1 2 3, वाह बहुत अच्छी बात। बहुत सारे बच्चों ने एक साथ आंसर दे दिया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल सही। 1 2 3 इसका सही आंसर था। समझ गए आप लोग? समझ गए? ये था आपका पूरा का पूरा कार्बोकैटाइंस के बारे में। किसके बारे में? कार्बोकैटाइंस के बारे में। जो जो कंडीशंस, जो जो क्वेश्चंस, जो जो पॉइंट्स आपको पूछने वाले थे, पूछे जा सकते थे, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत बताए, अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत बताए। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, कार्बेनाइन के बारे में बातें करते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से हमने कार्बोकैटाइन को डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? फ्री रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। नो कंफ्यूजन,
वेरी गुड वेरी गुड, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड बेटा, सबने नोट कर लिया। हम इसको हटाने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं बेटा, ऑल क्लियर, वेरी गुड, अच्छे बच्चे आप लोग, हटा दें। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कार्बेनाइन के बारे में बातें करते हैं। जो जो हमने कार्बोकैटाइन के बारे में बातें की थी वही हम कार्बेनाइन के बारे में बातें करेंगे। कार्बेनाइन को आप लोग देख सकते हैं बेटा, इस तरीके से होता है कार्बेनाइन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कार्बन एटम इस पर कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। कार्बोकैटाइन से कंपेयर करते जाएंगे, अपोजिट करते जाएंगे चीजों को, ध्यान दीजिएगा बेटा, सब कुछ उल्टा है इसमें। जब आपने कार्बोकैटाइन अच्छे से पढ़ा तो कार्बेनाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसको देखना तो पड़ेगा ना। देखते हैं, चलिए, कार्बन एटम नेगेटिवली चार्ज, वहां कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, इसको पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। बताओ वहां पर कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज थी, ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए, कार्बन एटम पजेस 8 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा वहां कितने थे बेटा, वहां 6 इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बोकैटाइन में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। बताओ बात क्लियर, यहां पर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। चलिए, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या था, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने निकाला था, कैसे निकाला था, ध्यान देना बेटा, देखो ऐसे निकाला था। वहां हमने कहा कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, खाली ये 3 सिग्मा बॉन्ड होते थे बेटा। यहां पर बच्चे 3 सिग्मा बॉन्ड भी हैं, प्लस एक क्या है आपका, एलपी, एलपी फॉर लोन पेयर भी है, तो टोटल हुआ कितना, 4। कितने ऑर्बिटल्स फिल करोगे बच्चे, 4 ऑर्बिटल्स। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका। बताओ बात क्लियर बेटा। CH2 अभी बताते हैं बेटा, सुजैन अभी बताते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन अभी हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वही बताया गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों हमको बता दो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो क्या ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, जल्दी से बताओ। सुजैन का क्वेश्चन है, हाँ, आपने बेटा क्वेश्चन दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 प्लस, ये दिया गया बेटा। तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने पूछा बेटा, ये एलाइल कार्बोकैटाइन है। हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था वो यही से बेस्ड क्वेश्चन था। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा। अभी तो बताया था बेटा, डिस्कस किया था। सुजैन कहां कंफ्यूजन है बेचा, बच्चे, बेस की तरह काम करेगा, बिल्कुल बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर का ये डोनर होगा, एक्सेप्टर नहीं होगा, ठीक। ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो अगली लाइन में हम लोग देखेंगे लुईस बेस। बेटा इसमें sp3 होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, नहीं बच्चे नहीं, sp3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये कार्बोकैटाइन वाला है, और कार्बोकैटाइन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, है ना। ये आपका कार्बोकैटाइन है, 3 इस पर क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। तो बेटा ये sp3 आप किस बेसिस पर बता सकते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, तो टोटल हुआ ये 3 ऑर्बिटल्स फिल करोगे तो बेटा एक ऐसा ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सुजैन बेटा बताओ जल्दी से, समझ में आया, ये तो सबने क्लियर कर दिया कि ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। सुजैन जल्दी बताओ, हम आगे चलें। समझ गए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, समझ में आनी चाहिए हर एक बात। किसी को छोटे से छोटा कंफ्यूजन हो, बड़े से बड़ा कंफ्यूजन हो, तुरंत आपको क्लियर करना है, बिल्कुल एक छोटे से छोटा कंफ्यूजन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल तुरंत उसको क्लियर करना है। आगे चलें बेटा। सिया बेटा आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि क्या समझ में नहीं आया आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर नहीं समझ में आया। बेटा 2 लोन पेयर नहीं है यहां बच्चे, पेयर का मतलब होता है 2, पेयर का मतलब होता है 2। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का एक
जोड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। तो यहां दो लोन पेयर नहीं बेटा, मैंने एक लोन पेयर लिखा है। तीन बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये, एक ये और एक ये, तीन बॉन्ड पेयर हुए और ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों मिलकर के एक पेयर हुआ। एक पेयर हुआ तो एक पेयर को हम लोन पेयर बोलेंगे और एक लोन पेयर हुआ। टोटल 4 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन आपका बेटा sp3 हुआ क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल फिल होंगे। अब बताओ बेटा, सिया समझ में आया? बिल्कुल सही है। 1 लोन पेयर बराबर, किसने बताया, मंतसा ने बताया कि 1 लोन पेयर इज इक्वल टू होता है, 1 लोन पेयर जो है वो इक्वल होता है 2 इलेक्ट्रॉन के। वही हम बता रहे थे इतनी देर से कि ये क्या है आपका, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको लोन पेयर बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। क्लियर है, वेरी गुड। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए, एकदम हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझना है। अच्छा बताओ, इसका शेप कैसा होगा जब 3 बॉन्ड पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो। बेटा ये शेप वगैरह जो है ना, निकालने में आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हम हर एक का शेप निकालना, ज्योमेट्री निकालना आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए 3 बातें आपको पढ़नी है, वो 3 बातें आप याद रखना है, 3 का शेप याद रखना है, ठीक है। बाकी जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होंगे तो फिर आपको याद नहीं रखना होगा, वो तो आप ऑटोमेटिकली फिर निकाल लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है बेटा, वो होता है पिरामिडल। कैसा होता है, पिरामिडल होता है, जैसा कि अमोनिया का शेप होता है। कैसा, किसका, अमोनिया का शेप होता है, उसकी तरह होता है ये। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई? क्लियर है। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे बातें करते हैं कार्बेनाइन में। It can donate an electron pair to an electrophile to form a covalent bond. वो क्या करता था, accept a electron pair from a nucleophile। तो वो एक्सेप्ट करता था, लुईस एसिड होता था। ये क्या कर सकता है, डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रोफाइल। किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। भाई इलेक्ट्रोफाइल को ही तो डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को तो नहीं करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल के पास तो पहले से ज्यादा होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है, इसीलिए तो बेटा ये क्या है, लुईस बेस है। ये तो आप लोग बहुत पहले ही बता चुके थे, बहुत पहले ही बता चुके थे, वेरी गुड। मिथाइल कार्बेनाइन, मिथाइल कार्बेनाइन की बात कर रहे हैं। मिथाइल कार्बेनाइन हम लोग देखते ही हैं, समझते ही हैं, मिथाइल कार्बेनाइन को बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहां बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। बेटा जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन बना है, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट है। यहां तो सब कुछ अपोजिट था, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी अपोजिट है। नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया? किसी को क्लियर हुआ कुछ? आवाज नहीं आ रही हमें आप लोगों की भाई, आवाज का मतलब आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स करिए जल्दी से, बताइए क्लियर आ गया। बिल्कुल, देखिए टर्सरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकैटाइन, प्राइमरी एल्काइल कार्बोकैटाइन और फिर कार्बोकैटाइन। नहीं बच्चों, कार्बेनाइन की बात चल रही है। टर्सरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोआयनाइन और प्राइमरी कार्बेनाइन और ये मिथाइल कार्बेनाइन है ना। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बेनाइंस। जैसे हम लोगों ने ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस पढ़ा था, वैसे ही अब हम यहां पर पढ़ेंगे डिफरेंट कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहां पर देखिए, ये जो है आपका कौन सा हो गया, ये कार्बेनाइन, फिर ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोकैटाइन के केस में इसका उल्टा ऑर्डर था। अभी पढ़ा था ना बेटा एक क्वेश्चन, बताओ ये बात, ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग? ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी समझ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यहां अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जो होती है, क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चे? परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई? बेटा कौन सा पॉइंट रिपीट करें बेटा? सिया बेटा ये बार नहीं लगा है, ये बार नहीं लगा बच्चे, ये माइनस लगा है, माइनस नेगेटिव लगा है,
ठीक है, ये बार नहीं लगा, कार्बेनाइन बनाया ना बेटा, कार्बेनाइन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आएगा ना कार्बन के ऊपर, तो कार्बेनाइन बना है। सिया समझ में आया बेटा? पॉइंट रेहान बेटा कौन सा पॉइंट रिपीट करें, कौन सा पॉइंट रिपीट करें? हमने ये बोला था कि स्टेबिलिटी अगर कार्बोकैटाइन की देखते हैं तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर के। तो अगर कार्बेनाइन की बात करें तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि भाई कार्बोकैटाइन का सब कुछ उल्टा ही तो यहां हो रहा है। पांचवा पॉइंट कहां था भाई, पीछे वाली स्लाइड में था, अभी हम बताते हैं उसको। 5 6 7 भाई कौन कौन से पॉइंट्स के पॉइंट्स में कंफ्यूज हो गए? सिया को तो समझ में आ गया बेटा, अभी हम बताते हैं, ठीक है। एलाइल एंड बेंजाइल कार्बेनाइंस टू प्राइमरी आर मोर स्टेबल देन सिंपल प्राइमरी एल्काइल कार्बेनाइन ड्यू टू रिजोनेंस। इसकी वजह से, रिजोनेंस की वजह से जो एलाइल और बेंजाइल कार्बेनाइंस होते हैं वो अगर प्राइमरी भी हों तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, किससे, प्राइमरी एल्काइल कार्बेनाइन से। किससे, प्राइमरी एल्काइल कार्बेनाइन से। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है, किसका, एलाइल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके दिखाया गया है। ये रिजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये बात आपने पढ़ी। फोर्थ पॉइंट में है, ये आपका बेंजाइल कार्बेनाइन है, ये आपका सेकेंडरी बेंजाइल है और ये आपका टर्सरी बेंजाइल है। तो टर्सरी बेंजाइल कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी बेंजाइल कार्बेनाइन और फिर उसके बाद प्राइमरी बेंजाइल कार्बेनाइन, या सीधे सीधे बेंजाइल कार्बेनाइन बोल सकते हैं। बेटा नोट करो, अभी तो सब है ना आपके सामने, बिल्कुल नोट करो, कहीं गया कहां है, जल्दी से नोट करो। सर भेज दिया आपने, नहीं बेटा है, देखो जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए बेटा, बताना मंतसा। बेटा जल्दी करो थोड़ा सा, अभी फ्री रेडिकल के बारे में भी पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक यही था, आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। हो गया? डन, चलिए वेरी गुड, आगे चलिए। बेटा रेहान इस स्लाइड में बताओ कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया था, जल्दी से बताओ रेहान, इस स्लाइड में कौन सा पॉइंट? रेहान बेटा जल्दी बताइए। नहीं बता रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटा यहां कौन सा पॉइंट नंबर 7 है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप, इसमें बताओ ना कौन सा पॉइंट है, यहां कौन सा पॉइंट नंबर 7? पॉइंट नंबर 7 के नाम से तो आज की पूरी क्लास में हमने नहीं बताया कहीं। अब 6 कहां है बच्चे, 6 में मुझे कहीं नहीं दिख रहा यहां। बच्चे पॉइंट नंबर 6 इससे पीछे था, आगे था, कहां था, मुझे नहीं दिख रहा। मैंने कोई पॉइंट 6 7 वाला कोई नहीं पढ़ाया अभी तक आपको, ये वाले की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी अगर कोई और पॉइंट है तो बताना हमको। इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन के पास में, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इनके पास में लोन पेयर होता है, ठीक है। हाँ हाँ भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीशन हो जाता है ऑक्टेट का। देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 6 यहां से और 2 यहां से, 8 हो गए टोटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या कर सकता है, अपने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है और कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को,
किसको डोनेट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वही तो लेगा इसका इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं लेगा ना बच्चे, क्योंकि उसके पास तो कमी नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है और कौन सा बॉन्ड बना देता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है, डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के जो डोनर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। इतनी देर से यही पढ़ रहे थे, क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया, लेकिन काफी टाइम लग गया इसमें। चलिए समझते हैं, ये सब चीजें हो चुकी थी हम लोगों की, आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स बने हैं, इनमें स्टेबिलिटी की बात करें, अभी हम लोग बात करेंगे प्लस आई माइनस आई की, तो वहां पर हम लोग बार बार पढ़ेंगे प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर ग्रुप्स की बात करेंगे। इसका नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा हम लोगों का वो इसी पर बेस्ड होगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड होगा, वहां पर हम लोग सीखेंगे। तो यहां पर अभी आप फिलहाल के लिए ये बात समझिए कि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बेनाइन की, वो जो है माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां तो ये वाला जो ग्रुप है वो आपका प्लस आर है, कौन सा है? प्लस आर है, ठीक। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों को खाली देखना है, इसमें आप लोग खाली इसको देख लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। OCH3 लगाए, बाकी तो सब कुछ सेम है, ये ग्रुप ही तो चेंज है। ये NO2, ये आपका OCH3, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये, फिर ये, क्लियर बेटा? तबिस मोहम्मद तबिस, बेटा अगर पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहला वाला लेक्चर देख लो। हर लेक्चर में वही चीज बता पाना पॉसिबल नहीं होता बच्चे, हमको आगे भी पढ़ाना रहता है ना। तो अगर फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां से जाइए और चैनल पर जाकर के पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिए। बहुत डिटेल में मैंने बेटा ये बताया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ा है ना बेटा? स्टेबिलिटी पूछ रहे हो मंतसा की, क्यों? अभी जब प्लस आई माइनस आई पढ़ लेना तब इसके बारे में क्वेश्चन करना। प्लस आई माइनस आई के बाद इसको यहां डालना नहीं चाहिए था, गलती से यहां डल गया है, ठीक है। प्लस आई माइनस आई पढ़ लेने के बाद आपको ये पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा, है ना? बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्लियर? आगे चलें क्या? चलिए अब हम बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की। बताओ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलिसिस से होता था, होमोलिसिस से होता था। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ा था कल, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल की। अब कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है उसकी बात करते हैं। ऐसी स्पीसीज जिसमें ट्राइवेलेंट कार्बन एटम बियरिंग नो चार्ज, ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे गलत करते हैं इस चीज को, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, बातों को समझना है बहुत अच्छे तरीके से। कार्बन ट्राइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 तो फिल होती है, और फिर क्या? कार्बन एटम बियरिंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा? एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से, है ना? तो देखो, हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इस इलेक्ट्रॉन का कोई पेयर है ही नहीं, इसका साथी कोई है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या ऑड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या मतलब? ऐसी स्पीसीज जिसमें ट्राइवेलेंट कार्बन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उस पर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अच्छा, पिछले वाले का आंसर दिया था चलो कोई नहीं बेटा, चलो अच्छी बात है। मुझे लगा कि शायद पिछली क्लास में आप नहीं थे तो आपका लेक्चर छूटा, आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में नहीं आया शायद, इसलिए मैंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं बेटा, अगर आंसर दिया था तो अब ये तो फिर अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये बताइए, फ्री रेडिकल सबको समझ में आया? फ्री रेडिकल में हमने आपको बोला था कि फ्री रेडिकल क्या होता है? ट्राइवेलेंट कार्बन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अच्छा बताओ, 3 ट्राइवेलेंट बोला गया, जल्दी से बताना, सब कुछ नया नहीं है, कुछ यहां सब पुराना है, बस खाली बातों को समझना है आपको। बताओ बेटा, यहां पर ये ट्राइवेलेंट मतलब 3 तो कार्बन होंगे इसमें, यहां से देख लो, 3 कार्बन नहीं मतलब 3 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, अगर मिथाइल की बात करें हम बेटा, तो ये 3 हाइड्रोजन है ना, और एक इस पर इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक इस तरीके से है। तो बताओ बेटा, 1 2 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन ये, और प्लस में एक ये ऑड इलेक्ट्रॉन, तो बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 7 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? समझ में आया बेटा?
हाँ समझ में आया, बिल्कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए इतनी बातें सबको क्लियर हो गई हैं, तो हम लोग और आगे चलते हैं और कुछ सीखते हैं इसमें। देखिए फिर इसके बाद में फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात कल ही हम लोगों ने की थी कि जो फ्री रेडिकल होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंस होती है ऑड इलेक्ट्रॉन की या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। हमें लगता है समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? भाई इलेक्ट्रॉन अगर 8 नहीं है, उससे कम है, तो रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और कौन था? जल्दी से आंसर करिए। Free radicals are electron deficient species, hence considered to be neutral electrophile. इनको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्लियर हुआ बेटा? चलिए, इन मिथाइल फ्री रेडिकल कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कोई नई बात तो है नहीं आप लोगों के लिए। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बताओ बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है, 0 है, तो 3 sp2। अच्छा बताओ, ये sp2 कार्बोकैटाइन का भी था ना? कार्बोकैटाइन का sp2, बिल्कुल sp2 कार्बोकैटाइन का भी था। क्लियर ये बात? अच्छा कार्बोकैटाइन का sp2 भी था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी कार्बोकैटाइन ही तो था, कार्बोकैटाइन ही तो था इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बिल्कुल। चलिए और आगे की बातें करते हैं। ये है अपना फ्री रेडिकल, इसका जो इलेक्ट्रॉन था फ्री वाला वो ये है। इन वैलेंसीज पर आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, क्लियर कर पा रहे हैं। ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, तो इसमें भी स्टेबिलिटी जो होती है वो लगभग किसकी तरह? कार्बोकैटाइन की तरह होती, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कार्बोकैटाइन से मिल रही हैं, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस पे भी था, उस पे भी था, ठीक है। अच्छा, ट्राइफिनाइल मिथाइल बेंजाइल एलाइल टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी फिर मिथाइल विनाइल, इसी तरीके से है। पहले तो टर्सरी फिनाइल, फिर उसके बाद बेंजाइल, फिर उसके बाद एलाइल, फिर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक। मिथाइल टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी ये क्या चीजें हैं बेटा? ध्यान रहे, क्लियर रहे, क्योंकि एलाइल में भी पॉसिबल है, बेंजाइल में भी पॉसिबल है। ये जो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी लिखा है ये एल्काइल्स के लिए लिखा है। किसके लिए? एल्काइल के लिए लिखा है, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में आपका विनाइल आ जाएगा। बेटा आने दीजिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बच्चे हम हर चीज बताएंगे, एक सिंगल चीज भी नहीं छूटेगी, अभी आने तो दीजिए। ऐसे अभी इशारे में बता दे रहे हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या जिसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एबिलिटी रखते हैं, एलिजिबल होते हैं, उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। 2 एटम है, दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हो, डोनेट कर सकते हो, तो उसको हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसमें जो CN होता है वो आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए ये बात क्लियर है? क्लियर है। आगे चलिए, देखिए ये रहा आपका ऑर्डर, आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका हो गया ट्राइफिनाइल, फिर उसके बाद सेकेंडरी और फिर उसके बाद इसके बाद प्राइमरी, और फिर ये आपका क्या हो गया? एलाइल। फिर उसके बाद में टर्सरी एल्काइल फ्री रेडिकल, सेकेंडरी एल्काइल फ्री रेडिकल, प्राइमरी एल्काइल फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद विनाइल फ्री रेडिकल। ऑर्डर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी बच्चे को हो तुरंत कमेंट करके पूछ सकता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बताइए जल्दी से, बताएं बेटा जल्दी। क्लियर है? कार्बिन्स देखिए क्या क्या होता है। कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, अभी हमने आपको बताया कि 2 तरीके की होती है कार्बिन, एक सिंगलेट कार्बिन और दूसरी होती है आपकी ट्रिपलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन कौन सी होती है? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंगलेट कार्बिन हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ध्यान रखना 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। किसमें प्रेजेंट होते हैं? सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब हम ये बता रहे हैं आपको
कि जो सिंगलेट कार्बीन होती है वो इस तरीके से होती है। सिंगलेट कार्बीन आपकी इस तरीके से, ये CH2, इसको सिंगलेट कार्बीन बोल सकते हैं। और आगे इसमें कहा गया है कि जो सिंगलेट कार्बीन में जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो कहां होते हैं, इस तरीके से। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, इस तरीके से होते हैं, है ना, इस तरीके से होते हैं। तो बताओ, ये दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, और दो इलेक्ट्रॉन ये एक साथ में है ना, एक साथ में है। तो ये है आपका सिंगलेट कार्बीन। इसमें दो बॉन्ड पेयर हैं, क्या है इसमें, दो बॉन्ड पेयर हैं बेटा, प्लस एक क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर। टोटल हुआ 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपने यहां से देखा भी, हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के बताया, क्या आपको समझ में आई ये बात? बिल्कुल बेटा, नोट्स बनाना है, बिल्कुल बनाना है। समझ में आया? चलिए, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, सिंगलेट कार्बीन जो होती है बेटा, याद रखिएगा, लेस स्टेबल होती है, लेस स्टेबल। अब लेस स्टेबिलिटी का इसका क्या रीजन होता है, यह भी पूछा जा सकता है। लेस स्टेबल ड्यू टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन। क्योंकि यहां लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा। जब रिपल्सन लगेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लेस स्टेबल होती है सिंगलेट कार्बीन ड्यू टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्सन। अच्छा, इसके शेप के बारे में बात करें बेटा, तो ये वी शेप की होती है सिंगलेट कार्बीन। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी शेप याद करना पड़ रहा है, तो याद मत करिए। केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ये सब शेप वगैरह निकालना आप बहुत आसानी से सीखेंगे और एंजॉय करेंगे। नॉन बॉन्डिंग, हाँ बेटा, नॉन बॉन्डिंग का मतलब जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ये देखो, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया ना, ये लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो इनको नॉन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। क्लियर? क्लियर। चलिए बेटा, और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। नोट कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं मंतसा, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। सारे कार्बीन्स वी शेप के होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन को देखेंगे, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बीन को देखेंगे, उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। अभी हम बना के बताएंगे ना, आपको समझ में आएगा। क्लियर? आगे चलिए, फिर आगे चलिए। दूसरा, इट इज प्लेनर एंड एंगुलर, या इसी को हम लोग वी शेप भी बोल सकते थे। ट्रिपलेट कार्बीन हैज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बात समझिए, डिफरेंस समझिए कि कहां डिफरेंस होता है। यहां हमने कहा कि सिंगलेट कार्बीन हैज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और यहां भी बोल रहे हैं बच्चों ट्रिपलेट कार्बीन हैज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंगलेट कार्बीन में, वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने आपको बना करके दिखाया था। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन में भी दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। पेयर में नहीं होते हैं तो सिंगल सिंगल होते हैं। किस तरीके से? सिंगलेट कार्बीन को बेटा मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था CH2 करके, और ट्रिपलेट कार्बीन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा CH2। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोलेंगे, लोन पेयर नहीं बोलेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है, और ये दूसरे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है। मतलब ये इसमें पेयर्ड थे इलेक्ट्रॉन, तो ये डायामैग्नेटिक था। इसमें सिंगल है दो इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझ में आएगा अभी आपको, ठीक है? बात क्लियर हुई? चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये कार्बन आपका, इसमें एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और देखिए एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, ठीक, ये इसका वाला और ये इसका वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां। तो बताओ, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम लोन पेयर नहीं बोल सकते। तो बताओ यहां कितने बॉन्ड पेयर बेटा, 2 बॉन्ड पेयर हैं, प्लस लोन पेयर कितना बच्चों, 0 लोन पेयर। तो बताओ टोटल कितना आया, 2। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री तो हमेशा बच्चों लीनियर होती है। कैसी होती है? लीनियर होती है। क्या मजा आ गया? समझ में आ गया? बताओ भाई। अच्छा बताओ, ट्रिपलेट कार्बीन क्या होगी, मोर स्टेबल होगी,
क्यों होगी मोर स्टेबल? रीजन आपको समझ में आना चाहिए बेटा, क्योंकि यहां लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक यहां है एक वहां है, तो इनमें भी रिपल्सन नहीं होगा। आ गया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बेटा आप लोग, आज बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आज आप लोग। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। अच्छा, ये इंटरमीडिएट्स बनते कहां हैं? कार्बीन्स बनती कहां है? किस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है? ये कार्बीन्स का फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए H, दूसरा कलर लेते हैं, H C Cl Cl Cl, ये क्या है बताओ बेटा? क्लोरोफॉर्म दिख रहा है आपको, CHCl3। अगर इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा? एल्कोहलिक KOH के साथ में इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट कर देते हैं। तो जैसे ही एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करेंगे, यहां से क्या होगा, ये देखो, एक मिनट, क्या निकल जाएगा? C नहीं बेटा, यहां ध्यान देना, दूसरे कलर से बना रहे हैं, H और Cl, HCl, या हम कहें कि HX निकल जाएगा, बचेगा क्या? CCl2 बचेगा। तो ये बन गया डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। ये है हमारा अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, हम लोग आगे ये सब नाम पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे इसके बारे में। अल्फा एलिमिनेशन क्लियर हुआ? बेटा क्या पूछ रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे? हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, बिल्कुल सही बात है। चलिए और आगे चलें, फिर और आगे चलते हैं। ट्रिपलेट कार्बन इज आल्सो कॉल्ड द वाई रेडिकल और वाई वैलेंट फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? वाई रेडिकल और वाई वैलेंट फ्री रेडिकल। क्यों वाई वैलेंट रेडिकल? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अलग पड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग पड़ा है दूसरे ऑर्बिटल में ना, तो बाई मतलब दो होता है, रेडिकल मतलब रेडिकल की तरह, या इसी को क्या बोल सकते हैं? बाई वैलेंट फ्री रेडिकल, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी फ्री रेडिकल की तरह प्रेजेंट है, तो बाई वैलेंट फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। ट्रिपलेट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड इट्स शेप इज एंगुलर। बेटा लीनियर होगा ये, ठीक है, एंगुलर भी लगा सकते हैं लेकिन लीनियर होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए सिंगलेट कार्बन हमने आपको बना के दिखाया। इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, वो कहां होते हैं? वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। देखो एक ही ऑर्बिटल में है ये दोनों इलेक्ट्रॉन, कहां है? एक ही ऑर्बिटल में है ना? तो देखिए ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में, इसमें एक यहां ऑर्बिटल में और एक दूसरा इस ऑर्बिटल में। बात समझ रहे हैं? ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट हम आपको बना करके समझा रहे थे, बता रहे थे, आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर कर ले गए होंगे। इन जनरल अ ट्रिपलेट कार्बन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। बता ही चुके हम आपको कि ज्यादा स्टेबल होती है आपकी कौन? ट्रिपलेट कार्बन। क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्सन नहीं होता है। तो बस बेटा इतनी चीजें थी। कल हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतनी ही बातें हमें पढ़नी थी। अगर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगा हो, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो वो बच्चे लाइक कर दें, और चैनल तो आपका सब्सक्राइब होगा, रोजाना पढ़ते ही हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ सकते हैं, फिर हम लोग विदा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, है ना? किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, कोई कंफ्यूजन? बेटा ट्रिपलेट इसको बोला जाता है, ठीक है, ट्रिपलेट मींस तीन मत लो यहां पर, ठीक है बेटा? मजा आ गया आज की क्लास में आप लोगों को? नहीं आया? चलो कोई नहीं, चलें फिर। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा मजा आ गया, चलो कोई बात नहीं, रोजाना मजा आएगा। चलिए फिर बेटा, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।